अभिनयो क्या है और वह कहाँ अवस्थित है? अभिनयो एक स्थान का नाम है जो दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर है। जो अभिनया है वह एक शहर का नाम है जो दक्षिण दक्षिण फ्रांस में रोन नदी है ना, उसी के पास में बसा हुआ एक पुराना शहर है। हर वर्ष अभिनयो में कब और कैसे समारोह हुआ करता है? हर वर्ष अभिनयो में गर्मियों में फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हुआ करता है। तो हर वर्ष अभिनयो में गर्मी में फ्रांस और यूरोप का अत्यंत एक प्रसिद्ध है और लोकप्रिय रंग समारोह हुआ करता है। लेखक अभिनयो किस सिलसिले में गए थे, वहां उन्हें क्या देखना सुना? तो अभिनयो में पीटर ब्रिक का विवादास्पद महाभारत पहले प्रस्तुत किए जाने वाला था। उसी के निमंत्रण पर लेखक अभिनयो गए थे। वहां उन्हें देखा कि समारोह के दौरान वहां के अनेक चर्च और पुराने स्थान रंगस्थलीय में बदल जाते हैं। जो लेखक थे उन्होंने महाभारत के पहले प्रस्तुत किए जाने वाले उन्हें निमंत्रण मिला था, उसी में उन्होंने अभिनयो गए और वहां पर वह देखे कि जो वहां के स्थल है वह रंगस्थलीय में बदल जाता है। ला शत्रुंज क्या है और कहाँ स्थित है? आजकल उसका क्या उपयोग होता है? तो ला शत्रुंज का निर्माण फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधियां पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था। यह अभिनयो में है। उसमें एक कला केंद्र की स्थापना की गई है। यह केंद्र इन दोनों रंगमंच और लेखक से जुड़ा हुआ है। जो ला शत्रुंज है वह अभिनयो में स्थित है। वह कला केंद्र की स्थापना के लिए की गई थी। ला शत्रुंज का अंतर्गत विवरण अपने शब्दों में प्रस्तुत करते हुए यह स्पष्ट कि लेखक ने उसके स्थापत्य को मौन का स्थापत्य क्यों कहा है। ला शत्रुंज फ्रेंच शासकों के द्वारा निर्मित किला में काथुसियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ है। इसके भीतरी भाग में ईसाई शांतों के चैम्बर्स बने हुए हैं जो एकदम शांत है। दो कमरे के चैम्बर सुसज्जित है। 14वीं सदी के फर्नीचर लगे हैं। चैम्बरों के मुख्य द्वार कब्रगाह के चारों ओर बने गलियारों में खुलते हैं। काथुसियन संप्रदाय मौन में विश्वास करता है। उसके द्वारा ला शत्रुंज में सारा स्थापत्य मौन का ही स्थापत्य है। अतः लेखक ने इस मौन का स्थापत्य की संज्ञा दी है। लेखक अभिनयो क्या साथ लेकर गए थे और
वहां कितने दिनों तक रहे, लेखक की उपलब्धता क्या रही। तो लेखक अभिमन्यु अपने साथ हिंदी का टाइपराइटर दिन टाइपराइटर 3-4 पुस्तकें और कुछ संगीत के टेप्स लेकर गए थे और वहां वे 29 दिन 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 की दोपहर तक रहे। कुल 29 दिनों में वहां रहकर उन्होंने 35 कविताएं और 27 गद्य की रचना की। जो लेखक थे उन्होंने अभिमन्यु में 29 दिन तक रहे और उन्होंने 29 दिन रहने पर 35 कविता लिखे और 27 गद्य की रचना की। 24 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर 1994 की दोपहर तक रहे। प्रतीक्षा करते हैं पत्थर शीर्षक कविता में कवि क्यों और कैसे पत्थर मानवीयकरण करता है। तो कवि महादेव का एकांतर वासमैन के विश्वास रखने वाले संप्रदाय के साथ में था। उनके ऊपर भी मौन साधना का प्रभाव हुआ। वे एकाएक मौन रूप से प्रतीक्षा कर रहे थे। पत्थर को ही मानवीय कर डाला। जो कवि थे उन्होंने एकांत वापस मौन पर विश्वास रखने वाले संप्रदाय के स्थापना में थे। उनके ऊपर भी मौन साधन का प्रभाव हुआ। एकाएक मौन रूप से प्रतीक्षा कर रहे थे और पत्थर को ही मानवीय का डाला। अभिमन्यु के प्रति लेखक कैसे अपना सम्मान प्रदर्शित करते हैं। तो अभिमन्यु के बारे में लेखक कहते हैं कि वे सुंदर, सघन, सुनसान दिन और रातें थी जो भय, पवित्रता और आसक्ति से भरी हुई थी। यह पुस्तक उन सब की समिति की दस्तावेज है। अभिमन्यु को उसी मत में रहकर लिखी गई है जो पाया उसके लिए गहरी कृतज्ञता मन में है और जो खोया उसके लिए काफी अफसोस भी है। जो लेखक है उन्होंने अभिमन्यु के बारे में बताया है वह सुंदर एवं सघन है। सुनसान दिन और रातें थी। जब लेखक अभिमन्यु में गए थे तो वहां सुनसान दिन था और रातें थी। भय, पवित्रता और अशक्ति से भरी हुई थी। वहां पर ज्यादा भय लगता था अभिमन्यु में जब लेखक गए हुए थे और अशक्ति से भरी हुई है। जो लेखक पुस्तक लिखे हुए हैं वह वहां के दस्तावेज है। लेखक का कहना है जो हम पुस्तक लिखे हुए हैं वह अभिमन्यु का दस्तावेज है। मनुष्य जीवन से पत्थर की क्या मानवता और विषमता है। मनुष्य जीवन से पत्थर की क्या समानता और विषमता है। मनुष्य मानवीय जीवन में सुख और दुख के समय व्यतीत होते हैं। जीवन परिवर्तनशील पथ पर अग्रसर होता है। पत्थर भी मानव की तरह परिवर्तनशील समय का सामना करता है। पत्थर भी शीत और ताप दोनों का सामिलता पाता है। पत्थर भी प्राचीनता को अपने ही
सहेजे रखता है, मानो अपनी भावनाओं को प्रकट करता है, अपने अनुभव को व्यक्त करता है, परंतु शांत रहता है। मनुष्य मनुष्य की कविता में शब्द होते हैं, लेकिन पत्थर निशब्द कविता रचता है। मनुष्य झुककर नमन करता है, लेकिन पत्थर बिना माथा झुकाए प्रार्थना करता है। इस प्रकार मनुष्य जीवन से पत्थर की समानता और विषमता दोनों है। जो कवि है उनका क्या नाम है कि जो मनुष्य है वह सिर झुकाकर प्रणाम करता है, और जो पत्थर है वह बिना सिर झुकाए ही प्रार्थना, बिना माथा झुकाए ही प्रार्थना करते हैं। और जो कवि का कहना है कि जो मनुष्य है वह बोलकर वो अपना दुख और सुख बताता है, लेकिन जो पत्थर है वह बिना बोलने ही वो अपना दुख और सुख कविता रचते हैं। इसीलिए मनुष्य जीवन से पत्थर की समानता और विषमता दोनों है। इस कविता से आप क्या सीखते हैं? तो इस कविता से हम लोग को यह सीख मिलती है कि अपने लक्ष्य के प्रति मौन रहकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। अनेक प्रकार के रुकावटों को सहन करते हुए लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है? तो नदी के तट पर लेखक को लगता है कि जल स्थिर है और तट ही बह रहा है। उन्हें अनुभव हो रहा है कि वे नदी के साथ साथ बह रहे हैं। जो लेखक थे जब वह अभिनव के नदी पर बैठे हुए थे, नदी के तट पर, तब उन्हें लग रहा था कि जल रुका हुआ है और जो वहां का बांध होता है, नदी का बांध, वही दह रहा है, कि वे नदी के साथ बह रहे हैं। उन्हें लग रहा था कि जो नदी का बांध है वह नदी के साथ ही बह रहा है। नदी के पास रहने से लगता है कि स्वयं नदी हो गए हैं, स्वयं में नदी की झलक देखते हैं। जो कवि थे वह नदी के तट पर रह के उन्हें लगता है कि स्वयं हम नदी हो गए हैं और स्वयं में नदी का झलक देखते हैं। नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को किसकी याद आती है और क्यों? तो नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता याद आती है, क्योंकि लेखक नदी के तट पर बैठकर अनुभव करता है कि वे स्वयं नदी हो गया है। इसी बात की पुष्टि करते हुए शुक्ल जी ने नदी चेहरा लोगों से मिलने जाने की बात कहते हैं। उनकी रचना लेखक को प्रासंगिक लगी, अतः लेखक को शुक्ल जी की कविता याद आती है। जब नदी के तट पर बैठे हुए थे लेखक, तो उन्हें विनोद कुमार शुक्ल जी का एक कविता याद आता है। उन्हें क्यों याद आता है? तो वह नदी के तट पर बैठे हुए अनुभव करता है कि वह स्वयं नदी में दह रहा है, इसीलिए उन्हें विनोद कुमार शुक्ल जी का एक कविता याद आता है। नदी और कविता में लेखक क्या समानता पाता है? तो जिस प्रकार नदी सदियों से हमारे साथ रही है, उसी प्रकार कविता भी मानव की जीवन संगिनी रही है। नदी में विभिन्न जगह से जल आकर मिलते हैं
और वह प्रवाहित होकर सागर में समाहित होते रहते हैं। हर दिन सागर में समाहित होने के बावजूद उसमें जल कभी नहीं भरता है। उसी प्रकार कविता में भी विभिन्नता विद बनाए शब्द भंगिमाओं, जीवन छवियां और प्रतीतियां आकर मिलती है और तदाकार होती रहती है। जैसे नदी जल रिक्त नहीं होती, वैसे ही कविता शब्द रिक्त नहीं होती। इस प्रकार नदी और कविता में लेखक अनेक समानता पाता है। किसके पास तटस्थ रह पाना संभव नहीं हो पाता और क्यों? तो नदी और कविता के पास रहकर तटस्थ रह पाना संभव नहीं। नदी किसी को अनदेखा नहीं करती है, वह सबको भिगोती है, अपने साथ करती है। कविता में कवि न जाने कहां से कैसी कैसी बिम्बलाए शब्द भंगिमाए, जीवन छवियां और प्रतीतियां आकर मिलती है और उसी का रूप धर लेती है। हम इसकी अभिभूमित से बच नहीं